जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नवीन सर की नायक सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। कि आप लोगों को पता है कि सर की सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। हमें इसके रिवीजन के लिए एक फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। और यदि आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम नायक सीरीज के जितने भी सेट आने वाले हैं उन सबके दो दो सेट की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। हर एक 2 सेट की एक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और चलो शुरू करते हैं अपने, चलते हैं पहले क्लास सवाल की ओर। जो अपना पहला प्रश्न है, 2010 में इसमें उत्कृष्ट मूल और विविधताओं को देखते हुए यूनेस्को ने कहाँ के लिए सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक को मोदिएट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये जो मोदिएट्टू है यह कहाँ का है? तो यह है केरल का। कहाँ का है? केरल का। अगर बात की जाए जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुल कितने फेस्टिवल शामिल किए गए तो वो है 15। अगर बात की जाए विश्व धरोहर सूची की तो विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 जगह को शामिल किया गया। उसमें 34 जो हमारे सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। अगर बात की जाए मुदेट्टू के बाद केरल के कौन कौन से त्योहार हैं जिनको इसमें शामिल किया गया था, तो है अपना एक कुटियाट्टम। क्या कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला, इसको 2008 में जोड़ा गया था। अगर बात 2006 में छऊ और कालबेलिया और मुदियट्टू। क्या और मुदियट्टू 2016 में योग को जोड़ा गया, 2017 में कुंभ को जोड़ा गया और 2021 में जोड़ा गया अपना दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा 14वीं अमूर्त धरोहर थी। उसके बाद में एक नया जोड़ा गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है इसमें 15वां त्योहार कौन सा जोड़ा गया, तो वह है गरबा, जो गुजरात का लोक नृत्य है। क्या? गुजरात का लोक नृत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? जो लाहो है वह किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह नृत्य शैली है मेघालय की। मेघालय में लाहो के अलावा कौन कौन सी नृत्य शैलियां प्रचलित हैं? तो यह नोंगक्रेन, खासी, बेंदी खट्टलम, शादी सुक, बंगला। उसके बाद केरल की कुछ महत्वपूर्ण है वो कथकली, मोहिनी अट्टम। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, गंगूबाई हलंग का संबंध किस घराने से है? जो गंगूबाई हलंग है इनका संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है किराना घराने से। किससे? किराना घराने से, जो मुजफ्फरनगर का है। कहा? मुजफ्फरनगर का है। इसके जो संस्थापक थे वो थे करीम खां। कौन थे? करीम खां। अगर बात की जाए इसकी कलाकार की तो इससे संबंधित जो कलाकार हैं वो बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान और उपेंद्र भट्ट। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद कौन थे? जो हरिशंकर भट्टाचार्य हैं ये किसके उस्ताद या मास्टर थे? तो जो उस्ताद थे वह थे सितार के। ये सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। सितार वादक से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो वह पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बेलायत खान और अरविंद पारिक। उसके बाद आता है बयालिन वायलिन। वायलिन के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथम। संतूर से विश्व शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। सारंगी से संबंधित व्यक्ति हैं बंदू खान और सुल्तान खान। क्या? जितने भी खान हैं वो हमारे सारंगी से संबंधित हैं। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है,
चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो चिथरई उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चिथरई के अलावा कौन कौन से और उत्सव मनाए जाते हैं? वो है चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामलय और पेंगू। ये सारे के सारे तमिलनाडु के महत्वपूर्ण उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। उसके बाद अपना भारत ने पहली बार हॉकी हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो जो हॉकी विश्व कप भारत ने जीता था वो कब जीता था? तो वो जीता था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था। कब? किसको हराकर जीता था? तो पाकिस्तान को हराया था। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था मलेशिया में। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। ये थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड कप था। कौन सा? थर्ड वर्ल्ड कप। और इसमें जो कैप्टन थे वो थे अजीत पाल सिंह। इस समय यहाँ के जो कैप्टन थे, जो हॉकी टीम के कैप्टन थे, वो थे अजीत पाल सिंह। भारत ने 1975 से लेकर 2024 तक अभी तक कोई भी हॉकी में विश्व कप नहीं जीता है। केवल एक ही विश्व कप जीता था। वो कब जीता था? 1975 ईस्वी में। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो हॉकी की शुरुआत हुई थी वो पहला विश्व कप कहाँ पर खेला गया था? तो कब खेला गया था? तो वो खेला गया था 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में। इसमें पाकिस्तान जीता था स्पेन को हराकर। किसको? स्पेन को हराकर पाकिस्तान जीता था। उसके बाद जो 2023 का है हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था भारत के भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है। क्या? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसमें जो जीता था वो था जर्मनी। किसको हराकर जीता था? तो वो बेल्जियम को हराकर जीता था। अब एक प्रश्न और यहाँ से करंट का बन सकता है कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो जो 2026 में इसका आयोजन होगा वो होगा बेल्जियम नीदरलैंड में। कहाँ में? बेल्जियम नीदरलैंड में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब राज्य से पंजाब राज्य से संगीत का संबंध एक मुखर रूप है। जो पंजाब राज्य है वो है, वहां से कौन सा संगीत का एक मुखर रूप है? तो वो है टप्पा। टप्पा के अलावा कौन कौन से हैं? तो जुगनी, सुहाग, लोरियन और घोरियन। ये सारे के सारे संगीत के प्रमुख रूप हैं। कहाँ के? पंजाब के। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? यदि बात की जाए सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट की, तो है विंबलडन। कौन सा? विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये खेला कहाँ पर जाता है? तो ये घास के मैदान पर खेला जाता है। उसके बाद आता है अपना यूएस ओपन। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद आता है अपना फ्रेंच ओपन। ये मिट्टी पर खेला जाता है। उसके बाद आता है 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पर खेला गया था। इस चीज का जवाब आपको कमेंट में देना है। और बात की 2005 मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जो 2024 कहाँ पर खेला गया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। जो इसमें मेल मेल विजेता कौन था? तो वो थे जानिक सिनर। जानिक सिनर इसके मेल विजेता थे। और ये इटली के हैं। और इसमें जो फीमेल फीमेल विनर था वो था आर्यना सबलंका। ये बेलारूस की है। और जो युगल जो जोड़ी के साथ खेला जाता है उसमें रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज, ये यूएसए के हैं। तो यही इसके विजयी विनर थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो किरण देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? वो है द इनहेरियंस ऑफ लॉस। यह 2000 इसको 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी और अन्य पुस्तक कौन कौन सी है? तो वो एम्बियंस,
एम्बुलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी माता जी अनीता देसाई। इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, वो इन इन कस्टडी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इनकी माता जी हैं अनीता देसाई। इनकी एक पुस्तक है इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग। ये दो पुस्तकें एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद जो अगला हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर बात की जाए 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसका संबोधन किया था जेबी कृपलानी ने। किसने? जेबी कृपलानी ने। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अगर बात यहाँ से पूछ लिया जाए संविधान सभा की, जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत भारत की जो संविधान सभा है, इसका परामर्शदाता कौन था? या यहाँ से एक क्वेश्चन इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। बी एन राव। बी एन राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। और ये इसका जो पहला प्रारूप था वह कब की प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1947 में। इसमें जो कुल अनुच्छेद थे, कुल आर्टिकल थे, वो थे 243। कितने? कुल 243 आर्टिकल्स को प्रस्तुत किया गया था पहले प्रारूप में। यहाँ से एक प्रश्न और ये बन जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में छापना है। इसका जवाब आपको कमेंट में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1946 ईस्वी में। किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन आया था वो 24 मार्च को दिल्ली आया था और 16 मई को इसको पेश किया गया था। कब? 24 मार्च को यह दिल्ली आया था और 16 मई को इसको पेश किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे माउंटबेटन। भारत में जो इसके अध्यक्ष थे वो थे माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष बनाया गया था नेहरू जी को। किसको उपाध्यक्ष बनाया गया था? नेहरू जी को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था या कब इसको बनाए अंगीकृत किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। यह डेट हमारी प्रस्तावना में भी दी गई है। इसी दिन हम 26 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी जो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो वो हुई थी 165 बैठकें। इसको संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी के साथ जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा थी, इसमें यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि कुल कितनी महिलाएं थी। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो वो थी 15 महिलाएं।
कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। और एक प्रश्न और बन जाता है कि जो संविधान सभा की 15 महिलाएं थी, इनमें से संविधान पर हस्ताक्षर कितनों ने किए थे? तो वो किए थे 11 ने। कितनों ने? 11 ने। कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन? पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। वहीं अगर सुचेता कृपलानी जी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये पहली सीएम बनी थी। कहाँ की सीएम बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगर सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो ये प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कौन? महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर यही पूछ लिया जाए बेगम एजाज संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और वही दक्षिणानी दक्षिणानी बेलायुधन, यह दलित महिला संविधान सभा की एक इकलौती मात्र दलित महिला थी। यहाँ से प्रश्न बन जाते, तो ये चीज भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये मिला है हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से। कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में मिला था। कब? 1982 ईस्वी में मिला था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे चित्र शैली की प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन था? वो थे बी एस बागवड़कर, बी एस बावड़कर। कब देखा था? तो इन्होंने देखा था 1957 ईस्वी में। और इसको जो भीमबेटका की गुफा है, इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो किया गया था 2003 में। कब? 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न अपना, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो प्राचीनतम प्रमाण थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो हुए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में किस नदी के किनारे है? तो बोलन नदी के किनारे है। यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले थे? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। और यहीं से स्थायी जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य भी मिले थे, और पालतू भैंस के भी साक्ष्य यहीं से मिले थे। वर्तमान में अगर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो वो मिले हैं लहुरा देव। कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ पे है? कहाँ पे है? यूपी में संत कबीरदास नगर जो ना, वहां पर। यहाँ पे जो चावल के साक्ष्य मिले हुए 9000 साल ईसा पूर्व के। कब? 9000 साल ईसा पूर्व के। और यहाँ पे जो मेहरगढ़ की बात हो रही है, यह लगभग 2000 से लेकर 2400 ईसा पूर्व की बात है। और ये 9000 ईसा पूर्व की बात है। तो यह सबसे ज्यादा पुरानी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यह वर्तमान की स्थिति है, लेकिन पहले मेहरगढ़ को ही माना जाता है। यदि मेहरगढ़ ऑप्शन में ना हो, लहोरा देव हो, तो हम लहोरा देव को टिक कर सकते हैं। वहीं यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जो मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। सबसे पहले कौन सा अनाज यूज किया गया था? तो वो किया गया था जौ। कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका प्रयोग किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है वह मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एच डी सांगलिया ने। किसने? एच डी सांगलिया ने इसकी खोज की थी। किसकी? नर्मदा टोली की। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लोथल। लोथल कहां पर है? गुजरात में। लोथल एक बंदरगाह था। कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। और एक इसको ही हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। अगर बात की जाए रोपड़ की, तो रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब में। अगर धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। बनवाली की बात पूछा जाए तो बनवाली कहाँ है?
वो है हरियाणा में। अगर वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए अजंती खेड़ा कहाँ पर है, तो है उत्तर प्रदेश में। और यहीं से लोगों के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। लोगों का जो यूज था वो पहले साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो मिले थे अजंती खेड़ा से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो कितने राज्य भारत के वो तटीय रेखा पर स्थित हैं? तो वो है 9। कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय रेखा पर स्थित हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह सारे के सारे राज्य हैं जो तटीय रेखा पर स्थित है। अगर आप लोगों से एक क्रम में पूछ लिया जाए कि जो सबसे लंबी रेखा है वो किस राज्य की सबसे लंबी रेखा समुद्री तट को स्पर्श करती है, तो वह गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है मध्य प्रदेश। अगर वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे कम कम किस राज्य की तट रेखा है, तो वह गोवा की। किसकी? गोवा की। अगर यूटी के बारे में पूछा जाए तो यूटी सबसे ज्यादा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो वह लक्षद्वीप की। इसकी लक्षद्वीप की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कन्याकुमारी की स्थिति क्या है? तो जो कन्याकुमारी की स्थिति है वो क्या है? वह भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में। अब हमें इसकी पहचान कैसे होगी? तो जो अपना जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित होगा। अगर पूछा जाए भारत की स्थिति क्या है, तो जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और वहीं देशांतरी जो विस्तार है वो भारत का, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसी के साथ जो 10 डिग्री जलमार्ग है वो किन दो देशों को बांटता है? जो 10 डिग्री है ये किन दो देशों को बांटता है? तो वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसको? अंडमान और निकोबार को। अगर यही पूछ लिया जाए कि 8 डिग्री, जो 8 डिग्री चैनल है, ये किन दो भूखंडों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है? तो वह मालदीव और मिनी मालदीव और मिनी को अलग करने वाला कौन सा है? वो है 8 डिग्री। वहीं 9 डिग्री किसको करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। वहीं 11 डिग्री की बात की जाए तो यह अमीनी द्वीप और कन्नौर को अलग करता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो साढ़े साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको कौन सी रेखा कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्क रेखा। अगर वही साउथ की बात कर ली जाए तो उसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो जो दूरस्थ, अगर सबसे अंतिम बिंदु की बात की जाए, अगर यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि भारत का जो स्थल एरिया है इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। अगर यहाँ से दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा, दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो वह कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसको हम पार्शियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगर यही बात उत्तर के लिए पूछी जाए तो उत्तर में कौन सा है? तो वह है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। अगर पूर्व में पूछ लिया जाए तो वह किबिथु। किबिथु यह कहां पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वही लास्ट बनता है अपना यहाँ से प्रश्न कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई कहां पर देता है? तो जो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है वो है पोंग गांव। कहां पर दिखाई देता है? पोंग गांव में। इसकी पहचान कब की गई थी? तो इसकी पहचान 1999 में की गई थी। यह कहां पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है।
आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो वो विकासशील है। कैसी? विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान क्या क्या होती है? इसका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। विशाल जनसंख्या, किसी भी देश की विशाल जनसंख्या हो सकती है। असंतुलित विकास हो सकता है और निम्नतम प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। ये सारे के सारे विकासशील देश की एक पहचान होती है। अपना अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हुई थी? तो कौन सी है? वो है आठवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी 1992। 1992 से 1997 के बीच इसको शुरू कब होना था? तो इसको शुरू होना था 1991 ईस्वी में, क्योंकि 1990 में खत्म हुई थी, तो 1990 में ही इसको स्टार्ट होना था, लेकिन ये 1992 में शुरू हुई थी। अगर पूछ लिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक, चौथी हुई थी, चौथे में गैप था, चौथे में गैप के बाद चौथी जब हुई थी वो हुई थी 1980 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी हुई थी 74 से 78 तक। छठवीं हुई थी 1980 से 85, इसमें भी गैप था। फिर सातवीं हुई थी 85 से 90, फिर गैप था। फिर 90 से 92 से 97, फिर 97 से 2002, 2002 से 2007 और 2007 से 2012 और 2012 से 2017 की होनी थी, लेकिन इसको 2015 में ही योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया था, तो इस वजह से यह भी पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारा साइंस का है, साइंस से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विद्युत। विद्युत का मात्रक क्या है? तो विद्युत का मात्रक किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। वही अगर गुणक किसका मात्रक है? तो गुणक रक्त का मात्रक है। ताप किस में नापा जाता है? सेल्सियस में। आर्द्रता हाइड्रोमीटर, वायु वेग एनीमोमीटर, स्केल रिएक्टर पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। वहीं वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। और जो दाब का मात्रक है वो है पास्कल। क्या है? पास्कल। लेंस की क्षमता की बात की जाए तो इसको हम डायोप्टर में नापते हैं। किसमें? डायोप्टर में। और ऊष्मा या ऊर्जा की बात की जाए तो इसको हम जूल में नापते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और इस जो एक प्रश्न और बनता है वो है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसमें मापी जाती है? तो वो मापी जाती है बैकुलर में। किसमें? बैकुलर में। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अगर बात की जाए जल में घुलनशील विटामिन की, तो वो कौन कौन से हैं? वो है बी और सी। और यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो है ए के ई डी। कौन से? ए के ई डी, ई डी, ए के। ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और दो विटामिन हैं जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद हमारा शरीर निम्न में से कौन सी विटामिन बनाता है? तो अब जो हमारा शरीर है इसके अंदर भी कुछ विटामिन जो बनाई जाती है, वो कौन कौन से बनाए जाते हैं? विटामिन के, डी और विटामिन के। आप लोगों को पता है कि सूर्य जो सुबह के टाइम सूर्य का जो प्रकाश होता है वहां से हमें विटामिन डी मिलती है। तो यह भी हमारा शरीर इसको अवशोषित करके बना लेता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया? तो कौन सा है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अब निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित। अगर पूछा जाए कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। वहीं डी वाई पाटिल के बारे में पूछा जाए तो यह मुंबई में स्थित है। और एम चिन्ना स्वामी की बात की जाए तो यह अपना बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो वो बनी अदिति सेन डे। कौन है? अदिति सेन डे। इन्हें किस चीज के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो कंप्यूटिंग में नवाचार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोगों से प्रश्न ये यहाँ से एक बन सकता है कि जो जीडी बिड़ला पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये किस क्षेत्र में दिया जाता? तो ये वैज्ञानिक के नवाचार के लिए इसको दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वो किसे मिला है? जवान। किसको मिला है? जवान। और बेस्ट एक्टर्स की बात की जाए तो वो शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। आपका अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, यह किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई गई थी। यहां से अपना स्टार्ट होता है दूसरा प्रैक्टिस सेट। यदि आप लोगों को यह तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर लाने की कोशिश करेंगे। तो अब यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर थोड़ा और सपोर्ट करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? वो हुई है नाट्य शास्त्र से। कहाँ से? नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो नाट्य शास्त्र लिखा है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने इसको लिखा है। इसमें कुल 36 चैप्टर है। कितने? 36 चैप्टर है और 6000 काव्य पंक्तियां। कितनी? 6000 काव्य पंक्तियां हैं नाट्य शास्त्र में। उसके बाद जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसमें मर्दाना पहलू किसके रूप में जाना जाता है? जो मर्दाना पहलू है इसके रूप में किसको जाना जाता है? तो वह चोमोल। चोमोल को मर्दाना पहलू के रूप में जाना जाता है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो कौन से? वो पुंग और करताल। पुंग और करताल इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। मणिपुरी जो डांस है इसके चोमोल के अलावा और कौन कौन से भाग होते हैं? तो वो होते हैं परेग, माईवा और रास। परेग, माईवा और रास, ये 4 भाग होते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के। इसमें जो ना किन चीजों का प्रसंग किया जाता है? तो हिंदू वैष्णव भगवान विष्णु भगवान है, इनका प्रसंग किया जाता है। और साथ ही साथ राधा और कृष्ण के प्रेम को भी दर्शाया जाता है। इससे संबंधित जो कलाकार हैं वो है झावेरी बहनें। जो झावेरी बहनें हैं कौन कौन है? दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। और इनके जो गुरु थे वो थे विपिन सिंह। कौन थे? विपिन सिंह। इन बहनों के अलावा और कौन कौन कलाकार हैं जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वो है चारू माथुर, बिन्नो देवी और निर्मला मेहता। ये एग्जाम में पूछ ले जाते कि यह व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो हमें इन व्यक्तियों को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो जो छऊ लोक नृत्य है उसकी कितनी प्रमुख शैलियां? तो वो है 3। कौन कौन सी हैं? शराब केला जो झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में मनाया जाता है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और जो छऊ है इसी को हम अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। क्या? अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। वैसे भारतीय संगीत नाटक अकादमी है, इसके हिसाब से जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? वो है 8। कितने हैं? 8।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। जो छऊ नृत्य है, इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वह मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ, शिवेंदु नारायण, जिनको पद्मश्री मिला है। कौन सा? जिनको पद्मश्री मिला था। आपको कमेंट में बताना है इनको पद्मश्री कब मिला था। इनको पद्मश्री कब मिला था, यही चीज आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द अनफॉर्गनेट वर्ल्स किस गजल गायक की अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह है? तो वो है जगजीत सिंह। जगदीत सिंह। इनको पद्म भूषण मिला था 2003 में। कब मिला था? पद्म भूषण मिला था 2003 में जगदीत सिंह को। किस गीत के लिए मिला था? तो मिला था चिट्ठी न कोई संदेश। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश। इसके लिए इनको मिला था पद्म भूषण 2003 में। इनके अलावा जो गजल संग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं वो है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, इन्हें क्यून ऑफ गजल भी कहा जाता है। क्या? क्यून ऑफ गजल भी कहा जाता है बेगम अख्तर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? जो दीपिका दीपिका रेड्डी हैं, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। इसको याद करने की सबसे सिंपल सी ट्रिक है, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधे व्यक्ति। अंधे व्यक्ति कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो कुच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। जो इससे संबंधित जो कलाकार है वो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, उसके बाद विजय प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान। उसके बाद आता है अपना भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वो किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में इनका आयोजन किया गया था। ये कैमे नंबर के थे? तो ये 9वें नंबर के एशियाई गेम थे। कौन से? 9वें नंबर के एशियाई गेम थे। इसका जो शुभंकर था वो था अप्पू हाथी। कौन सा? अप्पू हाथी इसका शुभंकर था। इसमें भारत की जो रैंक आई थी वो आई थी 5वीं। पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर कौन था? तो वो था चीन। जो 2023 का जो 2023 का एशियाई गेम्स हुए थे वे कहाँ पर हुए थे? यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। कमेंट में बतानी है वो पहले स्थान पर कौन था? वो था चीन। और भारत की इसमें क्या रैंकिंग रही थी? तो वो रही थी 4वीं। कौन सी? चौथी। अगर बात की जाए एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो एशियन गेम है इनकी शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी नई दिल्ली से। उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया था उसके उस समय तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें जो भारत की रैंक आई थी वो आई थी दूसरी। पहले पर था जापान। पहले पर था जापान और जो इस भारत की रैंक रही थी वो तो रही थी दूसरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? जो फुटबॉल विश्व कप है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो जो इसका प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका आयोजक आयोजक कौन था? तो वो था उरुग्वे। उरुग्वे देश में इसका आयोजन किया गया था। और जब इसका आयोजन किया गया था 1930 में, तब इसका जो विजेता था वो था उरुग्वे। और किसको हराकर जीता था? तो वो जीता अर्जेंटीना को हराकर। उरुग्वे इसका विजेता बना था। और सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है, वो ये है कि सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो जीता है ब्राजील ने। कितनी बार जीता है? 5 बार। अगर बात की जाए फीफा की, तो फीफा का जो शुरुआत हुई थी वो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी? वो आया था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी पेरिस, फ्रांस से। कहाँ से?
पेरिस फ्रांस से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आंतरिक रूप से इसको ओलंपिक में कब जोड़ा गया? तो आंतरिक आधिकारिक रूप से इसको 2008 में ओलंपिक में जोड़ा गया था। अगर वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए करंट का सवाल कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। इसका जो विजेता टीम थी वो थी अर्जेंटीना, विजेता देश था अर्जेंटीना। और किसको हराकर जीता था? तो वो जीता था फ्रांस को हराकर। अब एक और प्रश्न बनता है फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में। कहाँ? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, प्रथम प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल थे इनका आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इनका आयोजन हुआ था 1980 ईस्वी में। नहीं, 1980 में नहीं, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में इसका हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और जो दूसरा कॉमनवेल्थ गेम थे यह कब हुए थे? तो ये हुए थे 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। और जो 2030 का है, जो 2030 वाला है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन भी होगा कहाँ पर? कनाडा में। 100 वर्ष की उपलब्धि में, 100 वर्ष की उपलब्धि में 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे कनाडा में। सबसे ज्यादा आयोजन कहाँ पर किए गए? तो सबसे ज्यादा आयोजन हुए वो हुए ऑस्ट्रेलिया में। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। यही अगर पूछा जाए कि भारत में कॉमनवेल्थ कितनी बार आयोजित किए गए? तो वो किए गए केवल एक बार। कब? 2010 में। कब? 2010 में। कहां पर? नई दिल्ली में। और जो 2022 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी? तो भारत की रैंकिंग रही थी 4th। इसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे। कितने? 61 मेडल जीते थे। आप लोगों को बताना है कि इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते थे? 61 में से कितने गोल्ड थे? उसके बाद अपना प्रश्न बनता है, नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वो लिखी गई एंडी मैरिनो। किसके? एंडी मैरिनो। ये एक ब्रिटिश लेखिका है। इन ये एक ब्रिटिश लेखिका है। अब प्रश्न यहाँ से और थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन कौन सी है? एग्जाम वॉरियर, साक्षी भाव, ज्योति पुन्नी, सोशल हैमनी, लेटर ऑफ मदर, एबव ऑफ लव। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन, जो यूनियन शब्द है ये किस देश से लिया गया? जो यूनियन शब्द है ये संविधान में किस देश से लिया गया था? तो यह लिया गया था कनाडा से। कहां से? कनाडा से। अगर कनाडा से और क्या क्या चीजें ली गई अपने संविधान में? तो वो ली गई संज्ञात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां। और वहीं अगर पूछ लिया जाए यूएसए से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो वो लिए गए हैं न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को यदि पता ना हो तो आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर एक मार्क्स बूस्टर मैराथन आने वाली है पॉलिटी की। आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। वहीं उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया? वो लिया गया यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी कहां से ली गई है? तो यह भी हमारी यूएसए, ये मतलब अमेरिका से लिया गया है इन सबको। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी को निम्न में से किस देश से लिया गया? तो कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए आयरलैंड से। आयरलैंड से डीपीएसपी के अलावा और क्या क्या चीजें ली गई? तो वो ली गई राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, यह व्यवस्था भी कहां से ली गई है? तो यह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। वहीं अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये सारी चीजें कहां से ली गई? तो ब्रिटेन से। अगर यही एक चीज और पूछी जाती है, जापान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में?
तो लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह चीज हमारी जापान से ली गई और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली गई है, वो भी जापान से ही ली गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है वह भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। जो समवर्ती की सूची की अवधारणा है यह कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और वहीं ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, तो वो प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक। जो संयुक्त बैठक है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो वो की जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। वहीं अगर साउथ अफ्रीका से पूछ लीजिए तो जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 जिसके तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं, वही कहाँ से लिया गया था, तो वह लिया गया साउथ अफ्रीका से। वही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार यह कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया रसिया से। कहाँ से, रसिया से। किस किस पंचवर्षीय योजना से लिया गया था, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, आप लोगों को बताना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। यह चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो इनको जोड़ा कब गया था, तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जब ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे तब ये केवल 10 थे। कितने, 10। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जो 11वां था वो था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। वहीं बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या क्या चीजें और ली गई हैं, तो वो ली गई स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यह तीन शब्द भी कहां से लिए गए, तो ये लिए गए फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 तक चली थी। उसी क्रांति से में एक नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का, वहां से यह तीन शब्द लिए गए हैं। वहीं अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो जो अपना अगला प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न है उनकी जो कृषि था उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था, नवपाषाण काल में। अगर नवपाषाण काल की एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है पहिया। पहिया की खोज किस काल में हुई थी, तो वो भी हुई थी नवपाषाण काल में। अगर यही एक प्रश्न और पूछा लिया जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो वो हुई थी पुरापाषाण काल में। कब, पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न और बनता है, वो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। मतलब जहां पर जल की व्यवस्था को, बहुत जल को बचाया जाता था, जल को सीमित रूप से खर्च किया जाता था, यह इस चीज के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो वो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, तो वो गुजरात में है। इसकी खोज की गई थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी में। किसने की थी, तो जेपी जोशी ने। किसने, जेपी जोशी ने। और धौलावीरा में ही खेल के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेडियम मिला था। क्या, यहाँ पर एक स्टेडियम मिला था। आप लोगों को बताना है कमेंट में, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता को वह कौन सा स्थल है जिसको 3 भागों में बांटा गया था। जिसको 3 भागों में बांटा गया था, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन था। जो भारत का प्रथम उत्खनित जगह थी वो कौन सी थी, वो थी रोपड़। कौन सी थी, रोपड़। इसकी कब किया गया था इसको, तो इसको किया गया था 1950 में। यह कहां पर स्थित है, तो यह पंजाब में स्थित है। अगर पूछा जाए कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह सतलज नदी के किनारे। कहां पर, सतलज नदी के किनारे। इसकी जो खोज की थी वो की थी बीबी लाल ने। किसने, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। अगर वहीं हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थान, जो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थान था, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 ईस्वी में। और वहीं एक जो हड़प्पा स्थान है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह एक रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, रावी नदी के किनारे। अगर दूसरा स्थान कौन सा था, तो वो था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी 1922 में। किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। आप लोगों को बताना है जो कांच की नृत्य मूर्ति की मिली थी, यह कहां से मिली थी, यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो अपना अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है,
तो वो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा जार। क्या? मित्र पर गमछा जार। मिजोरम, मित्र से मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर यहाँ कर्क रेखा से एक बहुत सटीक प्रश्न पूछा जाता है, कर्क रेखा से सबसे नजदीकी शहर कौन सा है, तो जो सबसे नजदीकी शहर है वो है रांची और जबलपुर। कितने डिग्री पर है? तो ये 23 डिग्री, 23 डिग्री 11 मिनट, 11 मिनट के अक्षांश पर स्थित है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नजदीकी है? जो यमुनोत्तर है इसके सबसे नजदीकी कौन सा शहर है? तो वो है मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर। जो कहां पर है? यूपी में। जो मानक रेखा है, मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो केवल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सा? और आंध्र प्रदेश। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसको भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं किया गया है? जो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उन्हें हम 7 बहनों, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उनमें किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? तो वो है अपना सिक्किम। सिक्किम को शामिल नहीं किया गया। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो वह मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर यहाँ से पूछा जाए 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य अपना अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो सबसे छोटा राज्य है वो है त्रिपुरा। कौन सा? सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। अगर वही पूछ लिया जाए द्विभाषी राज्य नहीं है भारत में, ऐसा कौन सा राज्य जो जिसमें 2 भाषाएं नहीं बोली जाती है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में केवल एक ही भाषा बोली जाती है। वो कौन सी है? कन्नड़। आपको बताना है कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था? तो वो कौन सी थी? तो वो थी 5वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसने इस चीज पर जोर दिया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अवरत योजना, जो अनवरत योजना है यह भारत में लागू की गई थी। तो यह भारत में लागू कब की गई थी? तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1978 ईस्वी में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1978 ईस्वी में। इस योजना से संबंधित कुछ चीजें थी, वो क्या थी? वो थी रोलिंग प्लान, गुन्नार मिल्डर द्वारा पारित ट्राइसेम योजना, और 18 से 35 युवाओं को तकनीकी कौशल से जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही थी, 18 से 35 साल के जो युवा थे उनको तकनीक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, देश किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो वो किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों में वृद्धि। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ नारा था? मतलब किस योजना के में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये चली कब से कब तक थी? तो ये चली थी 1974 से लेकर 1978 तक। यह पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि तब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तो उन्होंने इसको बंद करा दिया था। क्या? मोरारजी देसाई ने इसको बंद करा दिया था। पंचवर्षीय योजना की कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थी, वो क्या थी? वो थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज। क्या? काम के बदले अनाज। यह सारी की सारी 5वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य कार्यनीतियां थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, ध्वनि ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो वो मापी जाती है डेसिबल में। या पूछ लिया जाए कि ध्वनि का मात्रक क्या है? तो वो क्या है? डेसिबल। वहीं अगर कुछ महत्वपूर्ण और मात्रक देख लेते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? वो है हर्ट्ज। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्घ्य का मास्टर
मात्रक क्या है वो, क्या एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर के, क्या एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। वहीं अगर त्वरण त्वरण का मात्रक पूछ लिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं बल बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक वज्र किस को मिलाकर बनाया जाता है? जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया एक किन दो पदार्थों से मिलकर बनता है? तो ये मिलता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल 25% रहता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 75% रहता है। जो नाइट्रिक क्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है NHO3, और नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र रहता है वो रहता है HCl। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दूध का औसतन पीएच मान कितना रहता है? पीएच मान से आपको पता है कि पीएच मान से एक प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पीएच मान हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे दूध का औसतन पीएच मान कितना रहता है, वो रहता है 6.6, कितना 6.6। इसका पीएच मान कम ज्यादा होता रहता है। पीएच मान डिपेंड किस पे करता है? ताप पर। जब जब ताप बढ़ेगा तो पीएच मान गिरेगा, और जब जब ताप घटेगा तो पीएच मान बढ़ेगा। अगर वही नींबू का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 2.2 से लेकर 2.4 तक। कॉफी का पीएच मान पूछा जाए तो 4.5 से लेकर 5.5 तक। रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान सेम रहता है, वो रहता है 7.4। वही अगर समुद्री जल का पीएच मान पूछ लिया जाए तो वो रहता है 7.8। वहीं अगर नमक का पीएच मान पूछ लिया जाए NaOH का, तो इसका पीएच मान सबसे हाईएस्ट रहता है, वो रहता है 14। बस कुछ प्रश्न और रह गए हैं, 2-3 प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अपना अगला प्रश्न है विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है कि हर एक एग्जाम में विटामिन से एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। इसमें हम कुछ रोगों को देखेंगे, फिर आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस विटामिन का क्या क्या नाम रहता है, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है। जैसे बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इससे बेरी बेरी रोग होता है। अगर पूछा जाए सूखा रोग किससे होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त का थक्का न जमना ये विटामिन के की कमी से होता है। वही पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B3 की कमी से होता है। वही अगर पूछ लिया जाए जो बांझपन है, इनफेरिटी है, यह किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन ई की कमी से होती है। कौन सी? विटामिन ई की कमी से होती है। वहीं अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो होता है रतौंधी। उसके बाद आता है अपना स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो ना विटामिन सी की कमी से होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई? तो वो रखी गई डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? वो है असम में। आप लोगों से तो बताना है कि असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी क्या है? वो है दिसपुर। असम में यदि राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें 14। कितनी लोकसभा सीटें कितनी है? 14। अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए तो यहाँ की जो सीएम है वो हेमंत विश्व शर्मा। और अगर पूछ लिया जाए कभी कि जो असम है यहाँ के राज्यपाल कौन है तो वो है गुलाब चंद्र। कौन है? गुलाब चंद्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो जो बैगलेस स्कूल है यह जो ना किसने की है तो एक ये MP ने, मध्य प्रदेश ने। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है। कौन मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह चीज भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।